मम्मी जी, संध्या दीदी का फ़ोन है। स्वरा की आवाज़ पर निधि ने फ़ोन हाथ में लिया तो हेलो कहते ही संध्या की घबराई सी आवाज़ आई। मम्मी, एक प्रॉब्लम हो गई है। माँ बाथरूम में गिर गई है। उनके बाएं हाथ में फ्रैक्चर आया है। अरे कैसे, कब? अभी कैसी है? कोई है उनके पास? संध्या की माँ यानी सास के गिरने की खबर सुनकर निधि ने एक साथ कई सवाल पूछ डाले तो प्रत्युत्तर में संध्या रोने आवाज में बोली, वो इंदौर में ही है। आज रात उन्हें अहमदाबाद के लिए चलना था। उन्हें हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। अब कैसे आएंगे? मम्मी, अब मेरा क्या होगा? 2 हफ्ते बाद सलील को कनाडा जाना है और अगले हफ्ते मेरी डिलीवरी है। मम्मी, आप आ पाओगी क्या? संध्या के पूछने पर निधि एकदम से कोई जवाब नहीं दे पाई। 1 महीने पहले ही बेटे का ब्याह किया है। नई नवेली बहू को देखते हुए ही प्रोग्राम तय हुआ था कि डिलीवरी के समय संध्या की सास अहमदाबाद आ जाएगी और 1 डेढ़ महीना रुक कर वापस जाएगी। तब वह जाएगी। ऐसे कम से कम 2.5 महीने तक संध्या और उसके बच्चे की सार संभाल हो जाएगी। तू घबरा मत, देखते हैं क्या हो सकता है। संध्या को तसल्ली देकर निधि ने फोन रखा और वह प्रेग्नेंट बेटी की चिंता में कुछ देर यूं ही बैठी रही। परिस्थितियां वाकई विकट थी। समदन जी के हाथ में फ्रैक्चर होने से उनके साथ साथ सबके लिए मुश्किलें बढ़ गई। क्या कैसे होगा? इस चिंता से उन्हें बहू स्वरा ने उभारते हुए कहा, मम्मी जी, आप दीदी के पास अहमदाबाद चली जाएं। मैं यहाँ संभाल लूंगी सब। निधि के हिचकिचाने पर उसके ससुर भी बोले, इतना सोचने वाली कौन सी बात है? नील तो है यहाँ, अब तो स्वरा भी है। तुम और उपेंद्र तुरंत निकलो। पर पापा जी, आप कैसे रहेंगे? आपके देखभाल, खाने पीने का परहेज सब हो जाएगा। मेरे बहू बेटे नहीं होंगे तो क्या? तुम्हारा बेटा बहू तो है ना? अरे पापा जी, नील को तो ऑफिस से फुर्सत नहीं है और इसे आए अभी महीना भर ही हुआ है। इनके भरोसे कैसे? निधि हिचकिचाई तो 80 बरस के बूढ़े ससुर जी हंसते हुए बोले, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो अपनी देखभाल न कर पाऊँ, और ना ही स्वरा बच्ची है जो घर न संभाल पाए। तुम्हारी शादी हुई थी तो तुमने 20 बरस की उम्र में सब संभाल लिया था और तुम्हारी सास तो 16 बरस की ही थी जब ब्याह कर आई थी। अरे स्वरा, कैसे नहीं संभालेगी घर? क्यों स्वरा, संभाल लोगी ना? हाँ जी दादाजी। क्या कहती स्वरा और क्या कहती निधि? अपने ससुर की तो तब के और आज के जमाने में बहुत फर्क है। निधि का सिर अपने ससुर के सामने श्रद्धा से झुक गया। विपरीत परिस्थितियों के चलते मैं खुद को संभाल लूंगा कहकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, जबकि वह जानती है कि पापा जी को बाथरूम तक जाना भारी पड़ता है। पापा जी और घर की जिम्मेदारी स्वरा के भरोसे छोड़ने में उन्हें डर ही लग रहा है। आजकल की लड़कियां क्या जाने घर की सार संभाल, पर पापा जी और परिस्थितियों के आगे वह विवश थी। यूं तो स्वरा 1 महीने से घर में है, पर अधिकतर समय तो मायके, हनीमून और घूमने फिरने में ही निकाल दिया। वह स्वयं बेटी की शादी के बाद बड़े प्रयास से घर की व्यवस्था पुरानी पटरी पर लौट पाई थी। अब यूं अचानक घर छोड़कर अहमदाबाद के लिए निकलने को मन नहीं मान रहा था, पर मौके की नजाकत समझते हुए घर की व्यवस्था, पापा जी के परहेजों और दवाइयों के बारे में नील स्वरा को समझाकर वह और उपेंद्र तुरंत हवाई जहाज से अहमदाबाद के लिए निकल गए। 9वें महीने के आखिरी हफ्ते में कब डिलीवरी हो जाए कुछ पता नहीं। मम्मी पापा को देखकर संध्या का सारा तनाव छू मंत्र हो गया। उनके पहुंचने के 4 दिन बाद ही उसने पुत्री को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद दामाद सलील कनाडा चले गए। निधि ने घर की सारी व्यवस्था संभाल ली और उपेंद्र ने बाहर की। संध्या और नन्ही परी के बीच समय कैसे निकलता कुछ पता ही नहीं चलता। भोपाल फोन करने पर पापा जी, यहाँ की चिंता मत करो, सब ठीक है कहकर तसल्ली दे देते। 40 दिन बाद संध्या ने निधि से कहा, मम्मी,
अगले हफ्ते सलील आ जाएंगे। मैं भी चलने फिरने लगी हूँ, आप चाहो तो भोपाल चली जाओ। यह सुनकर निधि ने राहत की सांस ली। मन तो घर में अटका ही था। सो संध्या के कहने पर 2 दिन और रुककर निधि ने वापसी का टिकट करवा लिया। साथ ही उपेंद्र और संध्या को यह कह दिया कि उनके भोपाल पहुंचने की खबर पापा जी, नील और स्वरा को कतई न दे। सरप्राइज का मजा कर रहेगा। सरप्राइज की बात सुनकर संध्या खुशी खुशी मान गई, पर उपेंद्र पहुंचने की सूचना न देने से कुछ असहज थे। रास्ते में ट्रेन में उन्होंने निधि से बात की तो वह बोली, पहली बार स्वरा के भरोसे पापा जी और घर की जिम्मेदारी छोड़ी है। पापा जी नील तो सीधे साधे हैं, जब भी फोन किया सब ठीक है, चिंता मत करो कहते रहे। अचानक पहुंचने पर स्वरा का असली मूल्यांकन हो पाएगा कि वह घर संभालने में कितनी सक्षम है और घर वालों के प्रति कितनी संवेदनशील है। यह सुनकर उपेंद्र अवाक रह गए। निधि के फोन ना करने के पीछे छिपी मानसिकता का उन्हें जरा भी भान नहीं था। वह तो समझ बैठे थे कि निधि अचानक पहुंचकर उन्हें सुखद आश्रय में डुबाने का मंतव्य रखती है। बिना किसी को सूचित किए उपेंद्र और निधि घर पहुंचे तो खुद सरप्राइज हो गए जब घर में ताला लगा दिखा। बाहर का गेट किराएदार ने खोला और बताया कि सब लोग सुबह से ही बाहर हैं। घर के बरामदे में उन्हें बैठाकर वह चाबी लेने चला गया। आसपास नजर दौड़ाते उपेंद्र निधि बेतरह चौंके जब उन्होंने पापा जी के कमरे की वैसी आराम कुर्सी और मेज बरामदे में रखी देखी। किराएदार ने चाबी लेकर ताला खोला तो सन रह गई। पापा जी के कमरे में पर्दे और पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं था। दीवान, अलमारी सब बरामदे से लगे छोटे से गेस्ट रूम में आ चुके थे। कमरे का हुलिया देखकर निधि को बहुत गुस्सा आया। कितने सुरुचिपूर्ण ढंग से पापा जी का कमरा सजाया गया था। सुंदर पर्दे, पेंटिंग्स, केन की कुर्सियां जिसमें मखमल की गद्दी लगी हुई थी, अखबार रखने के लिए तिपाही, एक छोटा टीवी, सारी सुविधाओं से संपन्न बुजुर्ग आज उसकी अनुपस्थिति में गेस्ट रूम में पहुंच गए हैं। कल की आई लड़की की हिम्मत देखो। उपेंद्र, पापा जी का यह हाल कर दिया तो हमारा क्या हाल करेगी बुढ़ापे में। आवेश में बड़बड़ाती हुई निधि पूरे घर में घूम आई थी। बाकी घर का हुलिया ठीक ठाक ही था। नील के ऊपर भी उसे बहुत क्रोध आया। उसी समय निधि से मिलने बगल वाली पड़ोसन आ गई। निधि को देखकर वह बोली, तुम्हें ऑटो से उतरते देखा तो चली आई। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम नहीं थी तो तुम्हारे ससुर का तो बड़ा बुरा हाल था। 1-2 बार आई मिलने, तभी जाना कि तुम्हारी नई नवेली बहू ने उन्हें कमरे से बेदखल कर दिया है। मैं तो अक्सर उन्हें बरामदे या लॉन में भटकते देखती थी। अब हम लोग तो उसे कुछ कह नहीं सकते। वैसे भी आजकल की लड़कियां किसकी सुनती हैं। कहीं पलटकर मुझे कुछ कह देती तो भाई मैं तो ना सह पाती। बस तुम्हारे ससुर को देखकर बुरा लगता है। तुम लोगों ने उन्हें इतने आदर से रखा, पर तुम्हारी बहू ने तो, वह बोल ही रही थी कि पापा जी की रोबदार आवाज आई। बेटा, आप मेरे लिए इतना परेशान थी, यह जानकर बड़ा अच्छा लगा। पर अपनी परेशानी मुझसे साझा कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। यह सुनकर पड़ोसन हक्का बक्का गई और निधि सर पर आंचल रखकर ससुर के पांव छूने लगी। आप कहाँ गए थे पापा? और कहाँ से आ रहे हैं? अकेला नहीं, स्वरा है बाहर। कोई जानने वाला मिल गया, उससे बात करने लगी हैं। पर यह बताओ, तुम लोग आने वाले हो, यह किसी को बताया क्यों नहीं? पापा जी ने पूछा तो उपेंद्र बगले जागते हुए बोले, निधि आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। उपेंद्र की बात सुनकर पापा जी कुर्सी से छड़ी टिकाते हुए बोले, सरप्राइज तो हम अच्छे से हो गए, पर जान जाते तुम लोग आने वाले हो तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट न लेते, घर पर ही मिलते। सब ठीक तो है पापा? उपेंद्र ने चिंता से पूछा। वह बोले, सब ठीक है, डायबिटीज़ कंट्रोल में है। पापा जी
आप यहाँ कैसे आ गए? मतलब इस छोटे से गेस्ट रूम में? निधि के पूछने पर वह बोले, अरे अभी इन्होंने तो बताया कि तुम्हारी बहू ने मुझे यहाँ भेज दिया। और हाँ बेटा जी, अब पापा जी पड़ोसन से मुखातिब थे, तुम जो अभी मेरी बहू के कान भर रही थी, मुझे मेरे कमरे से बेदखल कर दिया गया। तो सोचो, ऐसी हालत में तो मैं यहाँ दुखी गमगीन सा दिखता, पर बेटे बहू की नाक में दम न कर देता कि जल्दी आओ। सॉरी अंकल जी, मैंने जो महसूस किया सो कह दिया निधि से। दिक्कत यही है, हम जो महसूस करते हैं वह सही पात्र में नहीं कहते। तुमने जो महसूस किया उसकी चर्चा मुझसे कर लेती तो ठीक रहता। अब देखो, जैसे मैं अपने बेटे बहू से नहीं कह पाया कि मेरे बड़े से कमरे में मुझे अकेलापन लगता है। निधि और उपेंद्र ने उस घर का सबसे अच्छा कमरा मुझे दिया, इतने प्यार से सजाया संवारा, पर सच कहूँ तो कमरे से बरामदे तक लॉन के बीच की दूरी के चलते आलसवश टहलना छूट गया। अरे तो यह बात पहले क्यों नहीं कही पापा जी? निधि के कहने पर पापा जी भावुक होकर बोले, संकोच वचन कह पाया कैसे कहता बेटी, जिस कमरे के पर्दे के सिलेक्शन के लिए तुम 10 दुकानें घूमी हो, जिसके डेकोर के लिए तुम घंटों नेट के सामने बैठी हो, उस कमरे के लिए कैसे कह देता कि मुझे यहाँ नहीं रहना है? तू तो मेरी प्यारी बहू है, पर तेरी बहू तो मेरी माँ बन गई। वह तो सीधे ही बोली, दादाजी आप दिन भर कमरे में क्यों बैठे रहते हैं? आलस छोड़िए, बैठे बैठे तो घुटने और खराब हो जाएंगे। उसने मेरे कमरे से कुर्सी मेज निकलवाकर बरामदे में डलवा दी। मैंने कहा कि टहलने के लिए कमरे तक जाना भारी पड़ता है, तो यह सुनकर तुम्हारी बहू बोली, दादाजी जब तक सर्दी है तब तक के लिए गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। मुझे भी सही लगा। आराम करने की तलब होने पर बरामदे और लॉन से गेस्ट रूम आना सुविधाजनक था। गेस्ट रूम में लॉन बरामदा सब दिखता है। जब मन करता है बरामदे में टहल लेता हूँ, जब मन हो लॉन में पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ देख लेता हूँ। किराएदार के बच्चे खेलते हैं तो उनकी आवाज़ मन में ऊर्जा भर देती है। किराएदार के बच्चे नीचे खेलने आते हैं तो 2 बातें उनसे भी कर लेता हूँ। छोटा वाला तो रोज़ नियत से शाम 6 बजे लूडो ले आता है। बुरा न माना बेटी, यह कमरा छोटा जरूर है, पर इसमें पूर्णता का एहसास है। चलने फिरने में गिरने का डर नहीं रहता। आसपास खिड़की दरवाजे मेज कुर्सी का सहारा है। छड़ी की जरूरत नहीं। अरे वाह मम्मी जी आ गई। सहसा स्वरा का प्रफुल्लित स्वर गूंजा। पैर छूते ही वह चहकी, अरे बताया नहीं कि आप आ रही हैं? पता होता तो आज हम हॉस्पिटल ना जाते। निधि चुप रही तो पापा जी बोले, तुम्हारी मम्मी तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। स्वरा चहकते हुए बोली, आज सरप्राइज का दिन है क्या? मम्मी जी पता है, दादाजी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। देख लो मेरी शेर रंग लाई। पापा जी के कहने पर स्वरा बोली, मम्मी जी बड़े जोड़ तोड़ किए दादाजी को टहलाने के लिए। रोज हम कहते टहलने को तो दादाजी आजकल कहकर टाल देते और अपने कमरे में बंद रजाई ओढ़े ठिठुरते रहते। तो एक दिन इलाज निकाला, पापा जी की रजाई और दीवान कमरे से हटाकर यहाँ डाल दी। अब प्यासे को तो कुएं के पास तो जाना ही था। इस कमरे के पास बरामदा होने से इनका अड्डा यहीं जमने लगा है। बरामदे व लॉन की पूरी धूप वसूलते हैं। स्वरा हंस रही थी, पापा जी मुस्कुरा रहे थे, पर निधि मौन थी। उसे गंभीर देख स्वरा की हंसी थम गई। यह कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी मम्मी जी, नील ने पहले ही कहा था कि मेरी हरकत पर मुझे खूब डांट पड़ने वाली है। सोचा था जब तक आप आएंगी तब तक जनवरी की कड़ाके की सर्दी निकल जाएगी। आपके आने से पहले सारी व्यवस्था पहले जैसी कर दूंगी, पर आप तो बिना बताए आ गए और मेरी खुराफात पकड़ी गई। यह सुनकर निधि गंभीरता से बोली, बताकर आती तो मूल्यांकन कैसे करती? किस बात का? स्वरा ने अचरज से पूछा। तो निधि बोली, सिक्के के दूसरे पहलू का मूल्यांकन।
सिक्के का एक पहलू सही तस्वीर नहीं दिखाता। पर आज जान लिया, अपने जीवन में मैंने कई बुजुर्गों को अपेक्षित जीवन जीते देखा है। जब घर बनवाया तभी सोच लिया था कि पापा जी को सबसे बड़ा, सुंदर और आरामदायक कमरा देंगे, पर इस चक्कर में हमने पापा जी को कमरे से बांध दिया। साथ ही अकेलेपन से भी इनका तोड़ निकालना पड़ेगा। सर्दी तक तो यहाँ ठीक है, पर गर्मियों में पुराने कमरे में रहेंगे पापा जी। पापा जी के पुराने कमरे में लाइब्रेरी शिफ्ट करके एक छोटा सा सोफा और क्वीन साइज बेड लगा देंगे। आने जाने वाले पापा जी के कमरे में बैठेंगे ताकि वहाँ रौनक भी रहे और बड़ा कमरा छोटा भी लगे और पापा जी का दिल भी लगा रहे। अरे वाह मम्मी जी, यह तो और भी बढ़िया आइडिया है। वैसे दादाजी दिन में यहाँ और रात को वहाँ सो सकते हैं। यह लो एक और आइडिया, उपेंद्र हंसकर बोले। तो पापा जी बनावटी दुख के साथ कहने लगे, इसका मतलब है कि मुझे दोनों कमरों की देखभाल करनी होगी। स्वरा हंस के बोली, और नहीं तो क्या, इसी बहाने आपका एक कमरे से दूसरे कमरे तक चलना फिरना हो तो होगा। कम से कम यह तो नहीं कहेंगे, हाय मेरे घुटने जाम हो गए। अपनी नकल करती स्वरा को देख पापा जी मुस्कुराकर बोले, निधि तेरी बहू बहुत शरारती है। यह सुनकर निधि तपाक से बोली, मेरी बहू नहीं पापा जी, आपकी माँ। सब हंसने लगे। इस बीच किराएदार के बच्चों की गेंद बरामदे में आ गई। जो पापा जी 2 कदम चलने से कतराते थे, वह बच्चों की गेंद उठाने के लिए लॉन की ओर बढ़ रहे थे। निधि और उपेंद्र के लिए यह दृश्य सुखद था। आंटी जी, आप चाय पिएगी? स्वरा ने पड़ोसन से पूछा। तुम्हें घर में बहुत काम है, कहते हुए उठ गई। शायद उन्हें भी सिक्के के दूसरे पहलू का भान हो गया था। जाती हुई पड़ोसन को निधि ने नहीं रोका। उसका ध्यान तो पापा जी की ओर था, जो खिलखिलाते चेहरे के साथ गेंद बच्चों की ओर उछाल रहे थे। कभी कभी अपनों की चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। बस जरूरत होती है दिल की खिड़कियां खोलकर सुनने की। रिश्ते महंगे तो होते हैं, पर उनकी सही कीमत तब समझ आती है जब हम उन्हें दिल से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।